Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टॉपिक की, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लस अगर हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इन फ्यूचर जब आप लोग जॉब के लिए जाएंगे और प्रोडक्ट पे काम करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे आप काम करेंगे, तो एसआरएस वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो क्या कहलाती है? एसआरएस कहलाती है। एसआरएस में किसको बोल रही हूँ यहाँ पर? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को बोल रही हूँ। एसआरएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वो आप बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप प्रोफेशनली किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे तो वहां पर एसआरएस का आपको क्रिएट करना आना, साथ में उसको समझ में आना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स में एक बात बता दूं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस को हम एसआरएस भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द जगह आपको हो सकता है कि एसआरएस ही सुनने के लिए मिले, तो आपको पता होना चाहिए एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, as name suggests, a complete specification and description. It's a complete specification and description of requirements of software that needs to be fulfilled for successful development of software system. तो जब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, एसआरएस की, तो हम बात कर रहे हैं जो भी यूजर चाहता है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनवाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। कस्टमर की कुछ डिमांड्स होते हैं, कुछ डिजायर्स होते हैं, कुछ नीड होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने का, तो वो क्या, प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो मोटिव है उसको हम, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम उसको स्पेसिफाई करें डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसआरएस कहलाते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड हम स्पेसिफाई करने वाले, लिखने वाले हैं एसआरएस में, ऑब्जेक्टिव जो मोटिव हम लिखने वाले हैं, वो हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरीके की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एसआरएस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सारे के सारे चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, लाइक अगर हमने, कस्टमर ने जो हमको डिमांड दी, जो उसने अपनी नीड दी, डिजायर बताई, रिक्वायरमेंट बताई, वो हमने स्पेसिफाई कर ली। उसके बाद में जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की, उसको अगर हमें इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है हमारा, जो भी चीजें हैं वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, किसमें? एसआरएस में इंक्लूड होनी चाहिए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन गैदर्ड आफ्टर इंट्रैक्शन, एसआरएस इज डेवलप्ड व्हिच डिस्क्राइब्स requirements of software that may include changes and modifications that is needed to be done to increase quality of product and to satisfy customers demand. तो क्या होता है कि कस्टमर से डिस्कशन किया जाता है, कस्टमर से इंटरेक्शन की जाती है, उससे बातचीत की जाती है, और बातचीत करके ये उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि भाई वो ये प्रोडक्ट क्यों बनवाना चाहता है, क्या उसकी ज़रूरत है, तो वो क्या क्या चीज़ें अपने प्रोडक्ट में, वो क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम उसे क्या क्या बना कर देंगे, वो प्रोडक्ट उसके किस काम में आएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम उससे गैदर करते हैं, और वो गैदर करने के बाद हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं कि भाई जो इस प्रोडक्ट को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, यूजर के ये डिमांड्स हैं, यूजर की ये डिजायर्स हैं, ये नीड्स हैं, ये सब हमको इसके लिए हमें ये प्रोडक्ट को बनाना है। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस, ये डॉक्यूमेंटेशन जो हम तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एसआरएस बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। अब जो भी इनमें हम
क्वालिटी को और प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम एसआरएस के अंदर लिखते हैं। तो हम एक समराइज मैनर में समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ABCD XYZ कुछ भी चीज है, कुछ भी चीज, वो हम सारी की सारी चीजें जो है एसआरएस के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं फीचर्स ऑफ अ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट। अब एसआरएस डॉक्यूमेंट के भी कुछ फीचर्स हैं, है ना, कि हमारा जो एसआरएस है वो इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए। तो वो फीचर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज करेक्टनेस। The user reviews used to provide the accuracy of requirements stated in the SRS. SRS is said to be perfect if it covers all the needs that are truly expected from the system. तो SRS जो होगा वो किसी भी, अगर हम परफेक्ट एसआरएस की बात करें तो परफेक्ट एसआरएस क्या होता है, वो होता है जो यूजर की सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर कर ले। अगर यूजर ने हमको 5 अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि भाई मेरा प्रोडक्ट इस तरीके का होना चाहिए, उसमें ये वाला फीचर होना चाहिए, उसमें ये फीचर भी होना चाहिए, उसको आप इस तरीके से बनाओ कि उसमें मेरा ये वाला काम भी हो जाए। तो अगर उसने हमें 5 तरीके की ऐसी फीचर्स, 5 तरीके की डिमांड्स अगर उसने हमें बताई है और वो पांचों डिमांड हमने जैसा वो चाह रहा है उसको समझ के अच्छे से हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, उसका डॉक्यूमेंटेशन बना ली, उसकी हमने उसको अपने पास लिख लिया, तो वो एसआरएस उतना ही ज्यादा करेक्ट कहलाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो एसआरएस बनाया जाता है उसी के बेसिस पे डेवलपमेंट टीम जो है वो प्रोडक्ट को डेवलप करती है। तो एसआरएस का सही होना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर ने जो हमसे कहा और फिर हमने जो एसआरएस में लिखा, दोनों में अगर डिफरेंस आ जाएगा तो फिर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं बन पाएगा। तो एसआरएस का करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम फीचर की बात करते हैं, दैट इज कंप्लीटनेस। एसआरएस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमें रिक्वायरमेंट 5 चीजों की आ रही है कस्टमर की तरफ से, तो वो पांचों चीजें हमारी एसआरएस में इंक्लूड होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर उसको कुछ और लाइक अगर उसने हमारे सामने कोई रिक्वायरमेंट रखी कि मेरा प्रोडक्ट इस तरीके का होना चाहिए, तो उस फीचर को अगर हमें प्रोडक्ट में डालना है, उस फीचर को अगर हमें डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है उस तरीके से, तो डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमको चाहिएंगे, क्या हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पर काम करेंगे, ये सारी चीजें भी हमें एसआरएस में डालनी होंगी। उसके साथ साथ अगर हमें डेवलपमेंट टीम को समझाने के लिए किसी तरीके के डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, लाइक हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बना सकते हैं, हम डीएफडीज बना सकते हैं। इन सारी टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारी जो है किसमें होनी चाहिए, एसआरएस में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमारा एसआरएस कंटेन करता है, इट मींस एसआरएस जो है वो कंप्लीट एसआरएस है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। एसआरएस जो होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, दो चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई नहीं होनी चाहिए। लाइक हमने एक जगह लिखा कि हम अपनी सॉफ्टवेयर में, अपनी प्रोडक्ट में ये फीचर डालेंगे, साथ ही में हम उसके साथ फिर तभी एक दूसरे पेज पर हम कोई ऐसी चीज लिख देते हैं जो उस रिक्वायरमेंट के अपोजिट है। मतलब दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है, या तो हम ये काम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, या तो हम ये वाला फीचर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है एसआरएस में नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की चीजें एसआरएस में होंगी तो वो फिर डेवलपमेंट टीम के लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। डेवलपमेंट टीम को लगेगा कि हमें ये क्रिएट करना है, कि ये क्रिएट करना है, क्योंकि दोनों फीचर एक साथ हम किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उस तरीके से हमारे एसआरएस में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि एसआरएस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अनएम्बिगियस की। इसमें क्या है कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट हमें यूजर ने बताई है उसको हम इस तरीके से लिखें कि उसको डेवलपमेंट टीम जो है अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। हमें चीज को इस तरह घुमा फिरा के डुअल मीनिंग में नहीं लिखना चाहिए कि आगे चल के डेवलपमेंट टीम को किसी भी तरीके की इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम इस तरीके से एसआरएस को बनाएं कि हर चीज का अपना एक यूनिक मीनिंग हो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी।
SRS में क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कस्टमर की डिमांड आई है, उनको हम रैंक कर पाए, उनकी हम प्रायोरिटी एक तरीके से डिसाइड कर पाए कि हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, फिर लोएस्ट क्या है, या सेकंड हाईएस्ट क्या है, या थर्ड हाईएस्ट क्या है। इस तरीके से हम जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनको हम, या जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, या फिर हम बोले जो भी डिमांड्स हैं, या जो मोटिव है हमें, या जो चीजें हमें डेवलप करनी है, टीम को, डेवलपमेंट टीम को जो जो चीजें डेवलप करनी है, हम उनको रैंक कर पाए, उनकी इंपॉर्टेंस डिफाइन कर पाए, ताकि डेवलपमेंट टीम जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, हाईएस्ट रैंक वाली चीज है, सबसे पहले उसे पिक कर सके, और उसको अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले उसे डेवलप कर सके। आफ्टर दैट जैसे जैसे रैंक हो, उस तरीके से वो डेवलपमेंट अपना कर सके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट इज वेरीफाइबिलिटी। तो वेरीफाइबिलिटी में क्या है कि हमारा जो भी सिस्टम है ना, जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करे हैं अपने एसआरएस में, हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम बनाएंगे, जो भी चीजें हमारा जो फाइनल सॉफ्टवेयर जो होगा, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये जो वेरीफाई हम जो करेंगे एसआरएस को, वो कैसे करेंगे, रिव्यू कर करके। किसी भी चीज को जब हम रिव्यू करते हैं, बार बार उस चीज को पढ़ते हैं, बार बार उस चीज पे फोकस करते हैं, तो अगर वहां पर कोई एरर होती है किसी भी तरीके की, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एसआरएस को रिव्यू कर करके उसको वेरीफाई करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एसआरएस इज करेक्ट व्हेन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स कैन बी वेरीफाइड with a cost effective system to check whether the final software meets those requirements, and the requirements are verified with the help of reviews. तो हम बार बार एसआरएस को वेरीफाई कर सकते हैं। हम जब डेवलप कर रहे हैं कोई भी चीज को, तो क्या वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू करें एसआरएस को बार बार, और उससे हम देख पाए कि जो हमने स्पेसिफिकेशंस दी हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा है, क्या वो एज पर यूजर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टेस्टेबिलिटी की। तो SRS should be written in such a method that it is simple to generate test cases and test plans from the report. तो SRS को हम इस तरीके से लिखें कि जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हम वहां पर इजीली उसको टेस्ट कर पाए, मतलब हम कुछ इस तरीके के टेस्ट केसेस डिजाइन कर पाए। तो हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है यूजर की, हम उसको इतने क्लियरली लिखें वहां पर, इतना साफ शब्दों में, इतने अच्छे से हम उस चीज को डिफाइन करें वहां पर, कि हम उससे इजीली जो है टेस्ट केसेस जनरेट कर पाए, जिससे कि आगे चलकर हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग को अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट इज मॉडिफाइबिलिटी। तो एसआरएस जो होता है वो मॉडिफाइबल होना चाहिए। लाइक अगर हमें कहीं भी कुछ भी चेंजेस करने पड़ जाए किसी भी चीज में, ठीक है, अगर हमें लगता है कि ये काम को अगर हम इस तरीके से करें तो उससे यूजर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, साथ में हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी अच्छी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी एनहांस हो रही है, तो हम वो चीज को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एसआरएस इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम उसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके के चेंजेस जो है वो कर पाए। यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं IEEE स्टैंडर्ड फॉर एसआरएस। IEEE ने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं कि जिससे कि एसआरएस को बनाया जा सके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। एक ही स्टैंडर्ड होगा, अगर सभी लोग, सारी कंपनीज एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करके एसआरएस क्रिएट करें, तो उससे क्या होगा कि सपोज करो कि आज एक आईटी प्रोफेशनल एक कंपनी में वर्किंग है, वो स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, तो उसकी रिप्लेसमेंट कुछ तो आएगा, कोई तो होगा जो उस प्रोडक्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को जब हैंडल करेगा तो वो कहाँ से सारी चीजें ग्रैब करेगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट काम कर रहा है, अभी तक कितना डेवलपमेंट हो चुका है, आगे क्या होना बाकी है, किस तरीके से होना बाकी है, कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ से देख सकता है, एसआरएस में जाकर वो सारी चीजें देख सकता है, वहां से प्रोडक्ट को समझ सकता है। अब एसआरएस देखकर उसको सारी चीजें समझ में आ जाए प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसमें जरूरी है कि एसआरएस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना हो, जिससे कि उसको कोई भी आईटी प्रोफेशनल उसे पढ़े तो उसको चीजें समझ आती चली जाए। तो इसलिए यही सजेस्ट किया गया कि कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस ऐसे बनाए जाए कि सब जगह एसआरएस एक ही तरीके से बने, जिससे कि किसी भी आईटी प्रोफेशनल को किसी का भी एसआरएस पढ़ने में
और प्रोडक्ट को ग्रैब करने में किसी भी तरीके की इश्यूज क्रिएट ना हो। तो IEEE ने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे थे, तो वो ही मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा SRS में, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए जाएंगे। पर्पस सबसे पहला, तो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी चीज को हम क्यों बना रहे हैं। उसके बाद में उसका स्कोप ढूंढा जाएगा। स्कोप में क्या होता है, आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन डोमेन। उसका स्कोप देखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाने की डिमांड हो रही है वो किस किस तरीके से यूज किया जाएगा। जब बन जाएगा प्रोडक्ट, तो वो कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में यूज किया जा सकता है। उसके बाद में डेफिनेशंस, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस यहाँ पर दिए जाएंगे। तो कोई भी चीज, जो भी चीज हम टर्मिनोलॉजी अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डालेंगे। रेफरेंस डॉक्यूमेंट, अगर उससे रिलेटेड कुछ कहीं पर हम किसी और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले रहे हैं, कुछ भी और चीज से हम आइडिया ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो हम वहाँ पर अटैच करेंगे। उसके साथ साथ हम फिर ओवरव्यू भी देंगे। ओवरव्यू में क्या आएगा, डिस्क्राइब्स कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द SRS। ओवरव्यू में होगा कि आगे के SRS में आपको, आगे का SRS जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चराइज्ड किया गया है। लाइक आगे के SRS में आपको किस पॉइंट पर क्या मिलेगा, किस पॉइंट पर क्या हमने लिखा है, एक तरीके का जैसे इंडेक्स टाइप आपको होगा, तो वो उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू उसमें आपको ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस पॉइंट पे आपको मेथोडोलॉजी मिलेगी, किस पॉइंट पे आपको फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, किस पॉइंट पे आपको DFDs मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है पूरे रिमेनिंग SRS का एक पूरा स्ट्रक्चर ओवरव्यू में मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। अब पूरे प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो इट डिस्क्राइब्स ऑल एक्सटर्नल इंटरफेसेस, सिस्टम, यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑल्सो ऑपरेशंस एंड साइट अडेप्टेशन एंड हार्डवेयर कंस्ट्रेंट। तो ये आपका सारा का सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड, चाहे कंस्ट्रेंट्स है, जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम यहाँ पर प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोडक्ट फंक्शंस की। तो प्रोडक्ट फंक्शंस में क्या आ जाता है, हमारे पास जो मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है, उन सब की समरी, जैसे कि यूज केस डायग्राम, ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं, प्रोडक्ट फंक्शंस में लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी यूजर होगा, जो भी उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो वो किस तरीके के लोग होंगे, लाइक टेक्निकल पीपल होंगे कि नॉन टेक्निकल लोग होंगे, तो किस तरीके के लोग उसको यूज करेंगे, तो वो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि प्रोडक्ट को उसी तरीके से बनाया जाए। फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में आएगा एनीथिंग दैट विल लिमिटेड डेवलपर्स ऑप्शन, like regulations, reliability, criticality, hardware limitations, parallelism, etc. Constraints मतलब कुछ इस तरीके के circumstances अगर कि जिससे कि डेवलपमेंट टीम को बाउंड किया जाए कि भाई आपको इस तरीके का फीचर इसमें रखना ही पड़ेगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको डेवलप करना है अपना प्रोजेक्ट, इस कंस्ट्रेंट को आपको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करना है। तो कुछ भी वो चीजें, तो वो सारी चीजें हम किस में डाल देते हैं, कंस्ट्रेंट्स में डाल देते हैं। आफ्टर दैट assumptions एंड डिपेंडेंसीज, अगर किसी भी तरीके की कोई assumption हम लेकर चल रहे हैं या फिर कोई भी डिपेंडेंसी हम लेके चल रहे हैं, लाइक अगर हम कोई भी चीज डेवलप करना चाह रहे हैं और उसको डेवलप करने के लिए हमारे को किसी और प्लेटफॉर्म का होना हमारे पास ज्यादा जरूरी है, किसी और टूल का होना जरूरी है, तो वो सारी चीजें हम assumptions और डिपेंडेंसीज में मेंशन कर देते हैं। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड, that is specific requirements. Specific requirements में all the requirements go in here, that is this is the body of the document, and IEEE standard provides 8 different templates for this section. Specific requirements में जो भी यूजर के particularly requirements हैं, जो उसकी नीड है, जो कि वो प्रोडक्ट में फीचर्स चाहता है, वो सारी चीजें हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में डाल देते हैं। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं अपेंडिसेस की। तो अपेंडिसेस में हम जितने भी हमारे पास जितनी भी चीजें हमने SRS में डाली हैं,
ठीक है, हमने अगर टेबल्स डाले हैं, हमने अगर कोई पिक्चर्स डाले हैं, अगर हमने डायग्राम्स डाले हैं, हमने फिगर्स डाले हैं, तो कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग अगर हमने कुछ भी डाला है तो वो हम कहाँ पर मेंशन करते हैं, उनका रेफरेंस हम कहाँ पर दे देते हैं, अपेंडिसेस में दे देते हैं। और एट लास्ट इंडेक्स, तो इंडेक्स में हमारे पास जितनी भी चीजें हमने एसआरएस में लिखी हैं उनका एक इंडेक्स हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से जो है एसआरएस के लिए IEEE ने एक स्टैंडर्ड सेट करके दिया कि अगर इस तरीके की सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करके कोई भी आईटी प्रोफेशनल जब एसआरएस बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, कोई भी टीम बनाती है, तो वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाती है, जिससे कि एसआरएस जो है वो सब एक तरीके के रहें, जिससे कि कोई भी कल को उसको पढ़े तो उसको इजीली वो ग्रैब कर पाए कि एक्चुअली में है क्या प्रोडक्ट। तो सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, ये था हमारा एसआरएस से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।